अब हम बेसिकली एक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे एक्ट की सेक्शन 1, सेक्शन 2 जो कि क्या कहता है। सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन का पार्ट होता है। जितने भी इसमें डेफिनेशंस यूज होंगी, जितने भी हम आगे जो सेक्शंस पढ़ेंगे, उसमें हर जगह टर्म्स यूज होंगी अलग अलग। तो वो टर्म्स क्या कहती हैं वो डिफाइन करी जाती हैं डेफिनेशन पार्ट में। तो डेफिनेशन पार्ट को करने से पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो हमने बात करी थी कि प्रेसिडेंट इसको अप्रूवल देता है, उसके बाद जो है ये एक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हम एक्ट में देखें तो इस तरीके से जो है बेयर एक्ट के उसमें बेयर एक्ट में किस तरीके से होता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है इसको वहाँ पे क्या करता है, द फॉलोइंग एक्ट, जो भी नीचे एक्ट शुरू हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट। सबसे मेन एक्ट जो है वो यही एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट 2017, जो कि जिसको कब अप्रूव किया गया, 12 अप्रैल 2017 को। कॉन्स्टिट्यूशन में 101 एक्ट जो हमने देखा था उसकी अलग डेट स्पेसिफाइड थी। हमने देखा वो 2016 में जो है उसको सितंबर में जो है उसको अप्रूव किया गया था। अब उसके बाद जो है जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने के बाद हमने सारी बातें करी थी कि किस तरीके से वो उस पे सीजीएसटी एक्ट बनाने के लिए वो करेगी, और एक्ट को जो है लास्ट में जो है प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाएगी। तो प्रेसिडेंट ने 12 अप्रैल 2017 को जो है इसको अप्रूवल दे दी, और ये उसके बाद बन गया सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट 2017 ये बन गया 12 अप्रैल 2017 को। ये फाइनेंशियल ईयर कोशिश इसकी थी कि 1 अप्रैल 2017 से जो है जीएसटी लाया जाए, ताकि फाइनेंशियल ईयर 17-18 से जो है जीएसटी शुरू हो जाए। लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि मार्च तक जो है ये इसके लिए बातें चलती रही, लेकिन जो है एक्ट नहीं बन पाया था। तो इसलिए जो है इसको 12 अप्रैल को जो है इसको प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया, प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दी। उसके बाद जाके जो है ये एक्ट बन गया, और एक्ट बनने के बाद जो है ये एनफोर्स हुआ। तो यहाँ पे यही सबसे पहले कहता है, एन एक्ट टू मेक अ प्रोविजन टू लेवी। किस लिए है ये एक्ट? पहले पार्लियामेंट पावर दे देता है एक्ट बनाने की, और एक्ट क्या करेगा, लेवी करेगा। ये हमने सारी बातें करी थी किस तरीके से पार्लियामेंट पावर देती है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा। उसकी अमेंडमेंट एक्ट 101 2016 में पढ़ा। लेवी और कलेक्शन किस तरीके से होगी ऑफ टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो सीजीएसटी किस में लगेगा, हमें पता है सीजीएसटी किस में लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई में लगेगा। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस है वो इंट्रा स्टेट के लिए है। और सेम इसी तरीके से जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट बना होगा, हर स्टेट का एसजीएसटी एक्ट है, हर स्टेट का ऐसे ही बना होगा, एसजीएसटी एक्ट 2017 बना होगा इसी तरीके से। और ऐसे ही एक एक आईजीएसटी एक्ट बना होगा, जिस आईजीएसटी एक्ट में यहाँ पे इंट्रा की जगह क्या वर्ड यूज किया गया होगा, वहां पे वर्ड यूज किया होगा इंटर स्टेट सप्लाई। फर्क समझ आ रहा है? हर स्टेट जो पास करेगा वो सेम लिखेगा एकदम। वो एसजीएसटी एक्ट में भी यही वर्ड लिखा होगा, इंटर स्टेट। लेकिन जब आईजीएसटी एक्ट बना होगा, आईजीएसटी एक्ट के प्रोविजन के लिए जो है यहाँ पे इंटर वर्ड का यूज किया होगा, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या लगना है वहां पे, आईजीएसटी एक्ट। तो यही लिखा होता है। ये एक्ट बना है किस लिए बना है, लेवी करने के लिए, ठीक है, लाइबल करने के लिए, और साथ में कलेक्ट करने के लिए, दोनों चीजें होंगी। ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मैटर कनेक्टिंग देयरविद और इncidental thereto। जितने भी इससे रिलेटेड मैटर्स हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस से रिलेटेड, उस पे जो है लेवी कर सके और कलेक्ट कर सके एक टैक्स जो है, इंट्रा सीजीएसटी जो है उस पे कलेक्ट कर सके। इज enacted by the parliament in the 68th year of Republic of India। 68वें साल, 68 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये एक्ट को फॉर्मुलेट किया जा रहा है। अब चैप्टर 1 की बात करें। अब चैप्टर 1 हम मेन एक्ट का शुरू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर, क्योंकि क्या होता है जो एक्ट में इसी तरीके से होता है कि चैप्टर नंबर होता है, चैप्टर नंबर के अंदर सेक्शंस होते हैं। इसी वे में जो है ये नोट्स भी इसी वे में बनाए गए हैं, जहाँ पे एक्चुअल जो सेक्शन है वही सेक्शन नंबर डाला गया है, और वही चैप्टर नंबर यूज किया गया है जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। अगर किसी को ये सेक्शन नंबर और ये चैप्टर नंबर याद हो जाए और किसी भी एग्जाम में लेके, तो उसकी प्रेजेंटेशन एक अलग ही व्यू हो जाता है कि इसको चैप्टर नंबर तक पता है कि इस चैप्टर में, इस एक्ट के इस चैप्टर में, और या फिर कहें इस सेक्शन में ये बात लिखी गई है। तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए मैंने उसको एज इट इज कोशिश करिए कि एज इट इज उसको रखे, और हर जगह जो है वहाँ पे सेक्शन
जो बेयर एक्ट में लिखे हैं और जो चैप्टर नंबर जो बेयर एक्ट में लिखे हैं वो एज इट इज ही मिलेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन, जैसे कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन 101 एक्ट पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने सेक्शन 1 देखा था, जो कि बात कर रहा था शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो उसका शॉर्ट टाइटल, सबसे पहली बात होती है शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल मतलब नाम क्या है उस एक्ट का, तो वो बताता है इस जो हम एक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहेंगे सीजीएसटी एक्ट 2017। उसका नाम रहेगा सीजीएसटी एक्ट 2017। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, पहले टाइटल हो गया, अब एक्सटेंट की बात करें तो एक्सटेंट कहाँ तक इसकी वैलिडिटी, कहाँ तक इसकी एम्बिट होगी, ये कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, तो एप्लीकेबल होगा ये होल ऑफ इंडिया। इसके पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे लिखा हुआ आता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये जब ये नया नया एक्ट आया था तब ये लिखा हुआ आता था, लेकिन 8 जो कि हमने बात करी 8 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया, तो इसकी वैलिडिटी नहीं रही और इसको यहाँ से हटा दिया गया, एक्ट अमेंड करके इसको यहाँ से हटा दिया गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। तो पूरे के पूरे इंडिया में लेवी होगा सीजीएसटी एक्ट। इसके बाद कमेंसमेंट का बताता है, कमेंस कब से होगा, ये उस दिन से, ऑन सच डेट, उस दिन से जो है ये कमेंसमेंट में आएगा जिस दिन बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ये प्रोविजंस जो हैं जिस दिन नोटिफाई हो जाएंगे, जिस दिन इसके जो प्रोविजंस हैं वो नोटिफाई हो जाएंगे, उस दिन से ये एक्ट जो है लागू हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, जैसे हमने उसमें पढ़ा था सेम वही लैंग्वेज लिखी हुई है, अगर हम जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ा था वही चीजें यहाँ पे है। प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन, अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग अलग डेट्स जो है स्पेसिफाई हो सकती हैं। कोई प्रोविजन किसी दिन से इफेक्ट में आया, कोई प्रोविजन किसी दिन से इफेक्ट में आया, तो अलग अलग डेट्स अलग अलग एक्ट के लिए भी हो सकती हैं। वहां पे भी यही बात लिखी हुई थी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 पढ़ा था, तो वहां पे भी स्टार्टिंग में यही लिखा हुआ था। उसके जो 20 सेक्शन थे उसमें ये लिखा हुआ था कि कोई जो है एक्ट जो है किसी दिन से इफेक्ट में आ सकता है और कोई एक्ट किसी दिन से इफेक्ट में आ सकता है। तो ये पार्ट जो है वो थर्ड पॉइंट से लिंक होता है हमेशा, प्रोवाइजो, जो कि कहता है कि जिस दिन से ये नोटिफाई होगा उस दिन से ये एक्ट इफेक्ट में आ जाएगा। और प्रोवाइडेड कहता है कि वो डेट डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस के लिए। Any reference in any such provision to commencement of this act shall be construed as a reference to coming into the force in that provision. राइट। सेक्शन 1 में हमने सिर्फ सेक्शन 1 यही बात करता है, ज्यादातर हर एक्ट में आप यही देखेंगे कि सेक्शन 1 कोई भी एक्ट उठा लो वहां पे स्टार्टिंग में यही बात कहेगा। मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा, कोई भी अदर एक्ट आप उठाओ स्टार्टिंग में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट यही बात करता है कि उस एक्ट का नाम क्या है, उस एक्ट का दायरा क्या है, वो एक्ट कब से इफेक्ट में आएगा। तो ये जो है कॉमन सेक्शन होता है। और सेक्शन 2 की बात करें तो वो भी मेजरली एक्ट्स में कॉमन होता है, जो कि हमेशा डेफिनेशन की बात करता है। सेक्शन 2 कोई एक्ट उठाओगे आप तो वो बात करेगा डेफिनेशन की। वो तो इसी तरीके से हमारा सीजीएसटी एक्ट भी डेफिनेशंस की बात करता है। अब हमारा जो पार्ट शुरू होने जा रहा है, अब हम इसको प्रैक्टिकली लिंक कर सकेंगे। अब हम ये थ्योरी से एक स्टेप ऊपर कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमारा अब ये जोन सी डेफिनेशंस हम कवर करेंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दी हैं, जोन सी इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो सी इम्पोर्टेंट हैं वो जो कि हमें आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वो वहां पे सारी हमें काम आने वाली हैं, इसलिए हम उसको वन बाय वन जो है लेके चलेंगे। तो जोन जोन सी इंपॉर्टेंट है उसको ग्रीन मार्क कर दिया है, और उसमें जो मेन पार्ट है उसको भी ग्रीन मार्क कर दिया है, और जो रेड मैंने मार्क किया है वो एक्सेप्शन होता है। रेड जो जहां जहां पे भी रेड दिखेगा वो इजिली समझ आ जाए, इसलिए इसमें जो है मार्किंग करी है। जो ग्रीन है वो स्टार्टिंग में जिसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो ग्रीन पार्ट में मिलेगा, राइट। उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो ग्रीन में मिल जाएगा। और उसके अलावा जो भी एक्सेप्शन है, जैसे किसी में लिखा हुआ है कि ये चीजें ऐसे ऐसे इसका मतलब ये है, लेकिन इसमें ये एक्सक्लूड होगी, एक्सक्लूड पार्ट जो जिसमें इंक्लूड जो हटेगा उसको मैंने अलग से रेड मार्क में डाल दिया है कि दिखते ही पता लग जाए ये एक्सेप्शनल है। तो ये हर जगह मिलेंगी, रेड मार्क हर काफी जगह दिखेगा। तो रेड मार्क को, ताकि इजिली आप कोरिलेट कर पाओ तो रेड से क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम डेफिनेशन पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि हमारे ये सारी चीजें बेयर एक्ट से निकाली गई हैं। और ये जो है सिंप्लीफाइड करने के लिए कोशिश करी गई है, जिसको चार्ट फॉर्म पे सिंप्लीफाइड कर सके उसको चार्ट फॉर्म से सिंप्लीफाई करने की भी कोशिश करी गई। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी
काफ़ी जगह हमें इस टर्म को हम देखेंगे ये टर्म यूज़ हो रही होंगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है? हम देखेंगे ऐसी अथॉरिटी अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथोराइज्ड टू पास एनी ऑर्डर और डिसीजन अंडर दिस एक्ट। एक अथॉरिटी अपॉइंट करी जाएगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी कोई ऑर्डर किसी को ऑर्डर इशू करना है, कोई डिमांड ऑर्डर इशू करना है, तो ऐसे कि में डिमांड ऑर्डर वो कौन इशू करेगा? एक अथॉरिटी इशू करेगी। आगे हम देखेंगे कैसे किस-किस जब हम सेक्शंस आगे बढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि इस पर्सन को जो है डिमांड आ गई इतने की। जो वो डिमांड रेज़ कर रहा है, वो कौन रेज़ कर रहा है? वो किसके को पावर दी गई है? वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पावर दी गई है। वो एडजुडिकेट इसमें यही बात लिखी है मीन्स एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड ऑथोराइज्ड टू पास एनी ऑर्डर, जिसको पावर दी गई है ताकि वो जो है ऑर्डर पास कर सके और डिसीजन अंडर दिस एक्ट जो है डिसीजन ले सके। कहीं न कहीं कोई डिपार्टमेंट में कोई पर्टिकुलर जो है हमें अ, अगर हम कहीं कोई ना कोई पर्सन अपॉइंट होगा जिससे हम डील कर सकेंगे, जहाँ पे जो हमारे को डिमांड रेज़ कर सकेगा, हमारी बात सुन सकेगा, तो ऐसे केसेज़ में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, वहाँ पे जो है अपॉइंट करी जाती है। बट डज़ नॉट इंक्लूड द सीबीआईटीसी हम इसको कह सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इसका पार्ट नहीं रहेगा, रिवीजनल अथॉरिटी इसका पार्ट नहीं रहेगा, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इसका पार्ट नहीं रहेगा, अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग भी इसका पार्ट नहीं रहेगा, अपीलेट अथॉरिटी भी इसका पार्ट नहीं रहेगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल भी इसका पार्ट नहीं रहेगा। ये सारे इसके पार्ट नहीं रहेंगे। ये क्या होते हैं? ये हम आगे जैसे-जैसे डिस्कशन करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो हमने टर्म्स यूज़ करी सीबीआईटीटी ये तो पूरा बोर्ड हो गया, जो कि इस जीएसटी के साथ-साथ जिसको अपना कस्टम भी चलाना है, तो सारे के सारे ये पूरा एक बोर्ड हो जाता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है, रिवीजनल अथॉरिटी भी नहीं है, एडवांस रूलिंग भी नहीं है। एडवांस रूलिंग का हल्का-सा मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे एडवांस रूलिंग इस तरीके से होती है अगर किसी पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे को इस ट्रांज़ैक्शन में कितना टैक्स लगना है, मतलब हमारे को कितने परसेंट हम 12% में जीएसटी लगाएँ, 18% में लगाएँ, 28% में लगाएँ, उसको क्लियर नहीं हो रहा, अपना एचएसएन क्लियर नहीं हो रहा या उसको वैल्यू क्लियर नहीं हो रही कि हमें जो टैक्सेबल वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है, तो वो अपना क्वेश्चन जो है वो एडवांस रूलिंग से पूछ सकता है। वो एडवांस रूलिंग एक अथॉरिटी है, जहाँ पे वो अपना क्वेश्चन रेज़ कर सकता है और वहाँ से उसको जवाब मिलेगा कि आप ये वैल्यू जो है आपको कंसीडर करनी है, आपको इस रेट पे जो है टैक्स लगाना है। ये जो है बेसिकली ये जो काम होता है वो एडवांस रूलिंग का होता है। और इसके लिए जो है इसके डिसीज़न के लिए ये जो डिसीज़न देंगे हमें, अगर वो गलत लगता है, तो हम किसके पास अपील करेंगे? किसके पास अपील करेंगे? एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो ये 2 टर्म मैंने हल्की-सी बता दी आपको। एक तो एडवांस रूलिंग, आगे अलग से इसके प्रोविजंस हैं और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ये अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हम एडवांस रूलिंग की एपेलेट अथॉरिटी पे जाएँगे। तो इस तरीके से जो है ये चेन चलती है। ये जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, क्लियर आउट होगी। अभी हमें समझना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है? वो अथॉरिटी जिसके पास पावर है ऑर्डर पास करने की, जो हमारे को हमारे लिए ऑर्डर इश्यू कर सकता है। अगर हम इसको ईज़ी फॉर्म में समझे तो इसमें इंक्लूड क्या होता है? ये जो है अपना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कौन-कौन से इंक्लूड्स होते हैं? अ पर्सन अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड टू पास एनी ऑर्डर। ये हमने बात करी ऊपर, एक पर्सन जो कि ऑथराइज्ड होगा क्योंकि जब डिमांड ऑर्डर रेज़ करेगा तो नीचे साइन होंगे ना उसके, कि ये पर्सन है इसने जो है डिमांड रेज़ करी है, तो वो पर्सन जो है उसका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहलाएगा। और कौन-सा इंक्लूड नहीं होगा, डज़ नॉट इंक्लूड, कौन-सा नहीं होगा हमने पढ़ा सीबीआईडीटी, राइट? इसमें रिवीजनल अथॉरिटी इंक्लूड नहीं होगी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इंक्लूड नहीं होगी, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इंक्लूड नहीं होगी, अपीलेट अथॉरिटी इंक्लूड नहीं होगी, अपीलेट ट्रिब्यूनल इंक्लूड नहीं होगा। ये सारे हमने देखा रेड मार्क में, जो हमने ऊपर देखे, वही सारे यहाँ पे ईज़ी फॉर्म में लिख दिए गए हैं, कौन-कौन से इंक्लूड होंगे और कौन से इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है? आगे बढ़ें? तो ये जो है इस सेक्शन का देखो इस तरीके से सेक्शन होता है सेक्शन 2 यहाँ पे इसका अगर हम कहें सेक्शन 2 क्लॉज़ 1 सेक्शन डेफिनिशन पार्ट पे जब हम सेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेक्शन के साथ क्लॉज़ेस रेफर करे जाते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज़ 1 ऐसे ही सेक्शन 2 क्लॉज़ 2 में जैसे सेक्शन 2 क्लॉज़ 1 में एक्शनेबल क्लेम के बारे में बताया गया, एक्शनेबल क्लेम क्या है? अभी हम इसको डिस्कस ना करें क्योंकि जब शेड्यूल डिस्कस करेंगे तो ये टर्म हम वहाँ पे ले लेंगे। शेड्यूल्स में इसके बारे में बताया गया एक्शनेबल ये मतलब ज़्यादा जो चीज़ें रेलेवेंट नहीं है,
वो वहाँ पे मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो जब हम आगे के सेक्शन पढ़ेंगे और हल्का-सा इसका रेफ़रेंस आएगा, क्योंकि ये जो मार्क करे हैं ना, इसका रेफ़रेंस काफ़ी जगह है, और जो वन काफ़ी कम टाइम यूज़ होते हैं, उसको अभी हम स्किप कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि 121 सेक्शन 121 डेफिनिशंस जो है हमारे सेक्शन 2 में कवर अप होती है, 121। अगर हम 121 की 121 अभी डिस्कस करेंगे, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, हमें वो पता नहीं लगेगा, रिकॉल नहीं कर पाएँगे। अभी मैंने वो मार्किंग करी है, जो टर्म ज़्यादातर काफ़ी जगह यूज़ हो रही है, जो टर्म काफ़ी बार हमारी यूज़ हो रही है, वो मैंने मार्क करी है, ताकि हम ईज़िली जो है कुछ डेफिनिशंस को अच्छे से समझ सकें, और जो बाकी जो बच जाएँगे, जिनका रेफरेंस कई-कई जगह आएगा, उसको हम सेक्शन के साथ जो है रेफर कर सकेंगे। इसलिए जो है, तो पढ़ना किस तरीके से होता है डेफिनिशन का, सेक्शन 2 क्लॉज़ 1, तो ये हमारी क्लॉज़ 1 की डेफिनिशन हो गई, सेक्शन 2 क्लॉज़ 2, सेक्शन 2 क्लॉज़ 3, इस तरीके से सेक्शन 2 क्लॉज़ 4। तो सेक्शन 2 क्लॉज़ 4 में डेफिनिशन किसकी है? एडवांस अथॉरिटी की डेफिनिशन, राइट? आगे बढ़े। ये एजेंट का जो है जहाँ पे रेफरेंस आएगा वहाँ हम पढ़ लेंगे। सेक्शन 6 पॉइंट पढ़ते हैं, अगर हम कहें तो सेक्शन 2 क्लॉज़ 6 पढ़ते हैं। अब पढ़ने मतलब इसका समझ आ गया ना किस तरीके से लिखा होता है। ये बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। मैं कभी आपको बेयर एक्ट दिखाऊँ तो इसी तरीके से बेयर एक्ट में जो है इसी तरीके से लिखा होता है। अब बेयर एक्ट में कैसे होता है, मैं एक बार आपको ना बेयर एक्ट ही दिखा देता हूँ कि जो मेन एक्ट होता है वो कैसा होता है, ताकि हम उसको हमें समझ आ जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से जो है हम उसको रेफर कर रहे हैं। मैं 1 मिनट आपको बेयर एक्ट ही दिखाता हूँ। बेयर एक्ट जब हम देखेंगे ना एक बार, वही ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने वहीं से ही ये सारे नोट्स बनाए हैं। कल एक्चुअली प्रॉब्लम एक ये हो गई कि इसमें इसमें ये वाला जो नोट्स था, इसमें डाटा इसका करप्ट हो गया और सारी ऊपर-नीचे इसमें हो गया। तो मुझे जो है स्टार्टिंग से दोबारा से ये वाले नोट्स प्रिपेयर करने पड़े। तो 4 साढ़े 4 बज गए, 4-5 घंटे लग गए इसको बनाने में। तो साढ़े 4-5 बज गए थे रात को इसको प्रिपेयर करने में। लेकिन ये था कि पढ़ करना है तो बस करना ही है। अब ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेयर एक्ट, जो कि बेयर एक्ट किस तरीके से अ, होता है, जिससे हम जिसको हर कोई यूज़ करता है अपने अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। ये आपके साथ शेयर हो रहा है। ये पीडीएफ जो है, ये बेयर एक्ट की है, ये अपडेटेड है एज़ ऑन 30 सितंबर 2020 तक का बेयर एक्ट जो है हमारे पास अपडेटेड बेयर एक्ट है। उसको जिस तरीके से ये टेबल्स ये होते हैं, ये चैप्टर नंबर, ये सारे चैप्टर नंबर हैं, ये हम चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर सेक्शंस होते हैं। जैसे चैप्टर 1 जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिलिमिनरी, तो इस तरीके से होता है। इसमें हम क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। तो आज हम ये जो हमने शुरू किया है, जो हमने 235 पेज का जो ये हमारा बेयर एक्ट है, जो हमारा सीजीएसटी एक्ट है, उसको हम ये एक्चुअल लैंग्वेज होती है एक्ट की। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट सीजीएसटी, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करे था। फिर हमने शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट पढ़ा था, ये सारा पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था। तो यहीं से ही वो चीज़ें मैंने सारी ली हैं और इसको सिम्प्लीफाइड करने की कोशिश करी है। यहाँ से सेक्शन 2 डेफिनिशन पार्ट शुरू हो गया, तो डेफिनिशन का एक्शनेबल प्ले गेम पहला था, सेकंड था ये, थर्ड फोर्थ वाला हमने पढ़ा था, ये वाला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अभी हमने पढ़ा है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा एक्ट जो होता है वो फॉर्म किया जाता है। तो ये एक्चुअल एक्ट होता है, इसको हम सिम्प्लीफाइड करके जो है समझाने की मैंने कोशिश करी है। तो ये इसमें इसमें अराउंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है इस चैप्टर में अराउंड कितने सेक्शन 121 जो है हमारे को डेफिनिशंस हैं हमारे पास, 121 डेफिनिशन। सेक्शन 2 के अंदर जो है कितने क्लॉजेज़ हैं, 121 है। तो इसमें मैंने मार्क कर दिए हैं जोन-जोन से इम्पोर्टेंट है। इसको जस्ट रेफरेंस के लिए, अब जब हम नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर 3 में लेवी एंड कलेक्शन के बारे में, किस तरीके से जीएसटी लेवी होगा, कलेक्ट होगा। तो ये अलग-अलग चैप्टर फॉर्म पे ही जैसे-जैसे एक्ट में दे रखी है एज़ इट इज़ जो है उसको मैंने सिम्प्लीफाइड करा है। इसमें बहुत टाइम लगता है चीज़ों को एक-एक प्रोविजंस को पढ़ के ईज़ी करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए जो है बेसिकली, लेकिन हमें करना है, आपस में हम लोगों को नॉलेज गेन करनी है तो बस करना ही पड़ेगा, ये सब एफर्ट करने ही पड़ेंगे। अब हम 6th में चलते हैं, अब आई थिंक दोबारा से स्क्रीन शेयर हो गई है। तो एग्रीगेट टर्नओवर की हम बात करेंगे अब नेक्स्ट, एग्रीगेट टर्नओवर, ये बहुत जगह टर्म यूज़ होगी एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर बहुत चीज़ों पे डिपेंड करेगा, बहुत चीज़ों पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर जैसे कि हम देखते हैं कि इतने करोड़ की टर्नओवर है, तो उसको जो है वो मंथली रिटर्न ऑप्ट कर सकता है,
या फिर वो क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? ये सारी चीजें टर्नओवर पे डिपेंड करती हैं। और टर्नओवर कौन सी? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा, इकट्ठा ले लेना। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में हम पूरी इंडिया में मान लेते हैं एक पर्सन है, एक पर्सन की 10 जगह 10 स्टेट्स में ब्रांचेज़ है। तो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगी? हर एक ब्रांच की टर्नओवर को हम ऐड कर देंगे, तो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर मतलब उसकी ऑल ओवर इंडिया से जो उसकी टर्नओवर निकल के आई है, वो टर्नओवर कहलाएगी उसकी एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर के बिहाफ पे ही उसके प्रोविजंस जो हैं जो है किस तरीके से उस पे एप्लीकेबिलिटी कौन-कौन सी आनी है, वो एग्रीगेट टर्नओवर पे ही डिपेंड करेगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाइज। सबसे पहले कौन-सी ऐड करेंगे इसमें? एग्रीगेट वैल्यू। एग्रीगेट मतलब क्युमुलेटिव वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू लेके कौन सी की? टैक्सेबल वैल्यू, जितनी टैक्सेबल सप्लाइज होंगी। टैक्सेबल कौन सी हो गई? जिस पे जिस एचएसएन पे टैक्स स्पेसिफाइड है, तो कौन सी हो गई उसकी? टैक्सेबल सप्लाई होगी। पहले हम वो करेंगे जो इंक्लूड होना है, वो ग्रीन में मैंने मार्क किया है, तो वो इजीली समझ जाए। उसके बाद हमें और क्या ऐड करेंगे? एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई की अलग से नीचे डेफिनेशन है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या-क्या इंक्लूड होगा, वो हम नीचे कवर अप करेंगे। अभी हम नॉर्मली समझते हैं कि टैक्सेबल सप्लाई ऐड करेंगे, उसके बाद एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड करेंगे। टैक्सेबल सप्लाई ऐड करेंगे और एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड करेंगे। हम किस लिए ऐड कर रहे हैं? क्या हम निकालना चाह रहे हैं? एग्रीगेट टर्नओवर कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। इसके अलावा हम क्या ऐड करेंगे? एक्सपोर्ट, कितना उसने एक्सपोर्ट किया। ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई, ये सारी जो है हम सप्लाईज उसकी ऐड कर देंगे जो कि अंडर द सेम पैन हो। हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं जीएसटी का, हमें पता होना चाहिए कि ये पैन बेसिस पे होता है। ये एक पर्सन के पास जो उसका पैन है, वो उस बेसिस पे जो है उसके जीएसटी जो है वह नंबर जो है अलॉट होता है। अगर वो इंडिविजुअल है, तो उस इंडिविजुअल के पैन पे जो है, अगर वो अलग-अलग स्टेट पे रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो अलग-अलग स्टेट का उसका जो 15 डिजिट का जीएसटीएन होता है, उसके बीच के 10 डिजिट जो है वो उसके पैन नंबर होते हैं। पहले के 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं, बाकी 10 डिजिट उसके पैन नंबर होते हैं, लास्ट के 3 जो होते हैं वो अलॉटमेंट के लिए होते हैं, उसको नंबर दिया जाता है, वो भी उसमें भी कितने उसकी रजिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से होता है, 1, 2, 3। तो इस तरीके से जो है वो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो है, वो पैन बेसिस पे रजिस्ट्रेशन रहती है हमेशा। अगर कोई कंपनी है, तो कंपनी का जो पैन होगा, उस पे उस कंपनी के जोन-जोन से स्टेट पे वो रजिस्टर्ड होगा, तो वहाँ पे उसको जो है उस सेम पैन के अंडर जो है उसको रजिस्टर किया जाएगा। तो उसका क्या बनेगा, जोन-सा वो स्टेट पे होगा, मान लो दिल्ली पे भी रजिस्ट्रेशन है उसकी और उसकी हरियाणा पे भी रजिस्ट्रेशन है, तो कैसे होगा 0 से 07 दिल्ली के लिए उसका आगे पैन नंबर आ जाएगा, फिर उसका जो है अलॉटमेंट नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से उसका दिल्ली का जीएसटीएन नंबर बन जाएगा। अब इसी का हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन है, तो 06 स्टेट कोड आ गया, उसके बाद उसका वही सेम पैन नंबर, पैन तो सेम ही रहेगा, उसी बंदे की एक और रजिस्ट्रेशन है दूसरे स्टेट पे, तो वहाँ पे फिर वही सेम पैन नंबर और उसके बाद उसमें अलॉटमेंट नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है, एक ही पैन पे जो है रजिस्ट्रेशन होती है, तो हमें एग्रीगेट टर्नओवर के लिए उस पैन बेसिस पे जितनी रजिस्ट्रेशन है, उसकी सारी टोटल जो है हमें करनी पड़ती है टर्नओवर। और टर्नओवर में कौन-कौन सी लेनी है? हमें टैक्सेबल सप्लाइज़ लेनी है, एग्जेम्प्ट सप्लाई लेनी है, एक्सपोर्ट सप्लाइज़ लेनी है और उसके अलावा हमें क्या लेना है? इंटर स्टेट सप्लाई लेनी है और हमें अंडर द सेम पैन। अब हमें क्या-क्या नहीं लेना, इसमें क्या-क्या नहीं लेना वो भी देखना है। अब इसमें जो रेड मार्क है उसकी बात करेंगे, क्या-क्या नहीं लेना? एक्सक्लूडिंग excluding the value of inward supply on which tax is payable by the person on reverse charge mechanism। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर हमें थोड़ा-सा नीचे डेफिनिशन आएगी रिवर्स चार्ज की, लेकिन हम यहाँ पे हल्का-सा उसको रिलेट करते हैं कि रिवर्स चार्ज में कौन-कौन से आते हैं। रिवर्स चार्ज में वो ट्रांज़ैक्शन आएगी जहाँ पे लायबिलिटी सप्लायर की जगह जो है रेसिपिएंट की लायबिलिटी बन जाएगी और रेसिपिएंट को जो है उस इनवर्ड सप्लाई, रेसिपिएंट ने तो रिसीव किया होगा ना, चाहे उसने कोई गुड्स रिसीव किया है, चाहे उसने कोई सर्विस रिसीव करी है। उसने जो चीज़ रिसीव करी है, उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। वो रिसीव करेगा, मान लेते हैं ₹100 की कोई वैल्यू उसने रिसीव करी है, तो 100 उसको जो बिल आएगा वो 100 प्लस जीएसटी का नहीं आएगा, उसके पास बिल सिर्फ ₹100 का आएगा।
अब उसको एज अ रेसिपिएंट इसके ऊपर जीएसटी पे करना है, तो 100 रुपए के ऊपर 18 मान लेते हैं 18%, उसको 18 रुपए जो है गवर्नमेंट को देने होंगे और उसका उसको क्रेडिट भी मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। नॉर्मल केस में क्या रहता है, सप्लायर जो है वो रजिस्टर होता है, सप्लायर 100 रुपए के ऊपर 18% जीएसटी लगा के उसको बिल देता है और 118 रुपए ले लेता है सप्लायर और 18 रुपए गवर्नमेंट को दे देता है। नॉर्मली यही होता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में उल्टा होता है, सप्लायर कुछ नहीं करेगा, सप्लायर 100 के 100 ही का ही इनवॉइस देगा, 100 ही रुपए लेगा और जो रेसिपिएंट है वो भी 100 रुपए उसको पे करेगा, लेकिन उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी जीएसटी देने की, तो 18 रुपए उसको जीएसटी देना होगा और उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। क्योंकि क्रेडिट कैसे क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर वो नॉर्मल केस में होता, नॉर्मल केस पे होता जहाँ पे वो सप्लायर को 100 प्लस 18 देता, जहाँ पे वो 118 रुपए सप्लायर को देता, तो भी वो 18 रुपए का क्रेडिट लेता, तो भी वो लेता। इसलिए रिवर्स चार्ज में जब वो आ जाता है, तो रिवर्स चार्ज में भी जब वो 18 रुपए गवर्नमेंट को दे रहा है रेसिपिएंट, तो उसका भी उसको क्रेडिट अलाउ होता है। तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो एज़ अ रेसिपिएंट मान लेते हैं मैं रेसिपिएंट हूँ, तो मेरे ऊपर इनवर्ट सप्लाई, मैंने कुछ खरीदा, तो वो इनवर्ट सप्लाई है, उस पे मेरी लायबिलिटी आ गई, तो वो मेरी परचेज़ है एक तरीके से, वो मेरा एक्सपेंस है एक तरीके से, तो मेरे लिए वो टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा। समझ आ रही है? वो टर्नओवर का, क्योंकि हमारी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, वो हमारी इनवर्ड सप्लाई है। बाकी सब जो ग्रीन मार्क में देखा वो सारा हमारा आउटवर्ड सप्लाई था। हमने टैक्सेबल सप्लाई बेची, हमने एक्सेम्प्ट सप्लाई बेची, एक्सपोर्ट हमने किया, इंटर स्टेट सप्लाई हमने करी, हमारे यहाँ से गया, ये सारी चीजें गई, तो हमारी टर्नओवर का पार्ट था। लेकिन आरसीएम में जो हमने लिया, रिवर्स चार्ज में जो हमने लिया, वो हमारे ऊपर लायबिलिटी जरूर बनी, हमारे ऊपर लायबिलिटी बनी उसकी जीएसटी की, लेकिन हमारे लिए वो टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा। हमारे लिए परचेज एक्सपेंस वगैरह होंगे ये, तो ये हमारा टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा। समझ आ गया? और इसमें एक्सक्लूड क्या होगा? इसमें फर्दर रेड मार्क, दूसरा वाला रेड मार्क क्या है? एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस। इसमें से कोई भी टैक्स जो लगना होगा, वो उसका पार्ट नहीं होगा। मतलब 100 प्लस 18 का बिल हमने दिया एज अ सप्लायर, मैं सप्लायर हूँ, मैंने 100 रुपए प्लस 18 रुपए 18% जीएसटी लगा के उसको दिया, तो मेरी टर्नओवर कितनी मानी जाएगी? 100 रुपए मानी जाएगी। मेरी एग्रीगेट टर्नओवर पे कितने टर्नओवर इंक्लूड होगी? 100 रुपए इंक्लूड होगी, 118 की टर्नओवर नहीं होगी, क्योंकि 18 रुपए जो था वो तो मैंने टैक्स कलेक्ट किया है और आगे गवर्नमेंट को दे दूंगा। मैंने टैक्स कलेक्ट किया है, मैं आगे गवर्नमेंट को दे दूंगा, वो मेरी टर्नओवर का पार्ट नहीं है। मेरी टर्नओवर का पार्ट कितना होगा? 100 रुपए। तो इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, चाहे वो सीजीएसटी एसजीएसटी लेवी कर रहा है, तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगा होगा, वो भी एक्सक्लूड होगा, या फिर यूनियन टेरिटरी में होगा तो सेंट्रल टैक्स प्लस यूनियन टेरिटरी टैक्स लगा होगा, वो भी एक्सक्लूड होगा, या फिर उसने इंटर स्टेट सप्लाई करी होगी, या तो ऐसे केसेस में उसका इंटीग्रेटेड टैक्स लगा होगा, तो वो सारा उसका एक्सक्लूड होगा। सेस लगा होगा, अगर उसके ऊपर सेस का भी लेवी होता है तो सेस लगा होगा, तो वो भी जो है टर्नओवर पे एक्सक्लूड होगा। तो ये सारी चीजें टर्नओवर पे एक्सक्लूड होगी। अब इसको चार्ट फॉर्म में समझ लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा और क्या जो है एक्सक्लूड होगा। अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, मीन्स पार्ट, यहाँ पे मीन्स पार्ट में क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि क्या क्या इंक्लूड होगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर पे सबसे पहले हमने देखा टैक्सेबल सप्लाई, राइट? उसके बाद हमने देखा एग्जेम्प्ट सप्लाई। अभी जब हम एग्जेम्प्ट सप्लाई पढ़ेंगे नीचे, तो वहां पे हम देखेंगे कि एग्जेम्प्ट सप्लाई है क्या। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली ये एग्जेम्प्ट सप्लाई, राइट? और उसके बाद ये तीन तीन जो है एग्जाम सप्लाई में आ जाती हैं, उसको हम नीचे कवर करेंगे। अभी जो है हम इसको एक एक ही मान लेते हैं, राइट? अभी जो हमने डेफिनेशन पार्ट में करी, पहला हमने देखा टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा हमने देखा एग्जाम सप्लाई, तीसरा हमने यहाँ पे एक देखा क्या था, एक्सपोर्ट सप्लाई, और चौथा हमने देखा ये तीसरा और ये चौथा। चौथा हमने क्या देखा था? इंटर स्टेट सप्लाई। यही चार थे ऊपर, यही चार आ रहे हैं यहाँ पे ग्रीन मार्किंग में। टैक्सेबल सप्लाई, राइट? उसके बाद एग्जाम सप्लाई, उसके बाद एक्सपोर्ट्स, और उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई। यही चार है, यही चार यहाँ पे लिख दिए गए हैं। और उसके बाद कम्यूटेड ऑन ऑल इंडिया पैन बेसिस। मैंने बात करी थी कि अलग अलग रजिस्ट्रेशन स्टेट्स में है तो भी उसको एग्रीगेट करा जाएगा अंडर द सेम पैन। सेम पैन के अंडर जो भी जितनी भी रजिस्ट्रेशन है सबको टोटल किया जाएगा और वो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर बन जाएगी। अब हम बात करते हैं इसमें एक्सक्लूड क्या किया। हमने क्या क्या एक्सक्लूड किया था, रेड से जो मार्क किया था? इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, ये हमने सबसे पहले एक्सक्लूड किया था, राइट? उसके बाद हमने जो उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा उसको भी एक्सक्लूड करेंगे, यूटीजीएसटी लगेगा वो भी एक्सक्लूड करेंगे, आईजीएसटी लगेगा वो भी एक्सक्लूड करेंगे, और
सेस लगा होगा वो भी एक्सक्लूड करें। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर हमारी बन के निकल के आ जाएगी, जिसमें हम ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे और ये सारी जो है यहाँ पे हम एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है? ये वो काफ़ी जगह टर्म यूज़ होगी एग्रीगेट टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा, क्या नहीं? अभी इसमें एग्ज़ेम्प्ट टर्नओवर में क्या-क्या है वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको सेक्शन जब हम रेफर करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज़ 47 वहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल में एग्रीगेट टर्नओवर की क्या डेफिनिशन है। ओह सॉरी एग्ज़ेम्प्ट सप्लाइज़ की क्या डेफिनिशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट अगर